ये पोस्टर्स आपने खूब देखे होंगे, ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी, ऑल आइज ऑन रफा। दोस्तों, सिर्फ 41 किलोमीटर लंबा गजा का इलाका 5 हिस्सों में बटा हुआ है। नॉर्थ गजा, गजा, दीर अल बला, खान यूनिस और रफा। नॉर्थ गजा से घुसी इजरायली सेना ने एक एक करके गजा में बमबारी शुरू की और लोगों को आगे की तरफ धकेलते गए। अब 14 लाख लोगों की आबादी रफा में सिमट कर रह गई है। रफा के 64 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को पहले सेफ जोन बताया गया था, इसलिए 14 लाख फिलिस्तीनी गोवा बारूद से बचने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन अब यहाँ पर भी करम शलोम क्रॉसिंग से इजरायली सेना ने अटैक शुरू कर दिया है और रफा क्रॉसिंग से थोड़ा पीछे से हमास के लड़ाके भी इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। अब तक इजराइल के लगभग 1200 लोगों के मुकाबले 37,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की जान ले चुकी है इजराइल आर्मी और लगभग 85,000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और जो परेशान करने वाली बात है वो ये कि मरने वालों में आधे से ज़्यादा औरतें और बच्चे हैं और इजराइल की इस हरकत का विरोध इंडिया भी कर रहा है। The ongoing conflict between Israel and Hamas has led to a large-scale loss of civilian lives, especially women and children, which is simply unacceptable. यही नहीं, इससे पहले गजा में इंडिया मदद भी भेज चुका है और इंडिया की पॉलिसी है कि पैलेस्टाइन के लोगों का अपना भी एक देश हो। इसके अलावा इंडिया ने पिछले महीने ही यूएन में पैलेस्टाइन को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनाए जाने के लिए वोटिंग की है, वो भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जाकर। इस वीडियो में यही समझेंगे कि क्यों पैलेस्टाइन इंडिया के लिए जरूरी है और क्यों भारत ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अब पूरी तरह से माहौल बदल रहा है और भारत न केवल पैलेस्टाइन की तरफ झुक रहा है बल्कि अमेरिका और इजराइल के दुश्मन देश ईरान की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। Israeli tanks have reached some residential areas of Rafah. Israeli tanks are pushing into central Rafah. Israeli tanks in the center of Rafah. दोस्तों, इस तस्वीर से तो आप वाकिफ होंगे, ऑल आइज ऑन रफा। बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज ने ये स्टेटस लगाया था। इसके बाद उनके कमेंट सेक्शन में गालियों की भरमार हो गई थी। उसके बाद 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। फिर एक तस्वीर को लोगों ने स्टेटस पर लगाना शुरू किया, ऑल आइज ऑन रियासी, ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी। ये दोनों तस्वीरें मासूमों की मौत की बात करती हैं, लेकिन इनमें एक अंतर हमें देखने को मिला। अंतर ये था कि ऑल आइज ऑन रफा का स्टेटस लगाने वाले लोगों को गालियां पड़ी, लेकिन ऑल आइज ऑन रियासी या ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी का स्टेटस लगाने पर लोगों को बुरा भला नहीं कहा गया। दोस्तों, इस दुनिया में जहां भी मासूम लोगों की जान जाए, इंसान होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम वायलेंस के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भी वैष्णो देवी अटैक की निंदा की, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की संवेदनाएं, इमोशंस भी धर्मों के अंदर महदूद होकर रह गई हैं। ऑल आइज ऑन रफा का स्टेटस लगाने वालों में रोहित शर्मा की पत्नी रितिका भी शामिल थी। उनका धर्म तो इस्लाम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने गजा के मासूमों का दर्द महसूस किया और स्टेटस लगाया और लोगों ने बहुत बुरा भला कहना उन्हें शुरू कर दिया। क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि जिनकी जान जा रही है गजा के रफा में, उन औरतों और बच्चों का धर्म इस्लाम है। मुझे तो और कोई वजह समझ नहीं आती है नफरत करने की। कुछ लोग याद दिलाएंगे कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, लेकिन दोस्तों 7 अक्टूबर को औरतें और बच्चों ने हमला नहीं किया था, हमास ने किया था, जिनको अभी तक इजरायली आर्मी खोज रही है। मर रहे हैं तो औरतें और बच्चे। इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक 37,000 से ज़्यादा लोगों की जानें इजरायल की आर्मी ने ले ली है। और आपको जानना चाहिए कि पिछले महीने ही हमारा देश भारत ने भी इजरायल की कड़े शब्दों में निंदा की थी, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। ये हैं रुचिरा कंबोज, इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं यूनाइटेड नेशंस में। पिछले महीने की 2 मई को इन्होंने यूएन में भाषण दिया। इनका कहना है कि इजरायल और हमास की लड़ाई के दौरान बहुत सारे मासूम लोगों की जान गई, स्पेशली महिलाओं और बच्चों की, जो कि अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। The ongoing conflict between Israel and Hamas has led to a large-scale loss of civilian lives, especially women and children, which is simply unacceptable. और दोस्तों, जो लोग इजराइल करते रहते हैं उनके लिए एक बुरी खबर यह है कि इंडिया अपना स्टैंड अब बदल रहा है। जहां वो अक्टूबर में हमास के हमले के बाद इजराइल के साथ खड़ा था, वहीं अब वो इजराइल की निंदा कर चुका है और ईरान के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहा है। इस वीडियो में यही समझेंगे कि आखिर क्यों इजराइल से पीछा छुड़ाकर ईरान और पैलेस्टाइन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है भारत। लेकिन उससे पहले जल्दी समझेंगे कि इजराइल और पैलेस्टाइन के मुद्दे पर भारत की पोजीशन क्या रही है, ताकि आजकल के सोशल मीडिया पर इजराइल के पीछे पीछे घूमने वालों को थोड़ी समझ आ जाए। दोस्तों, साल 1947 में जूस को पैलेस्टाइन में बसाने के लिए यूएन ने 2 स्टेट प्लान बनाया था, जिसके मुताबिक वहां 2 देश बनता, एक इजराइल और दूसरा फिलिस्तीन या फिर पैलेस्टाइन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने इस 2 स्टेट प्लान को तब रिजेक्ट कर दिया था?
और भारत एक फेडरल स्टेट चाहता था कि वहाँ एक देश बने जिसमें कई राज्य हों, राज्यों के पास भी पावर हो, और भारत ऐसा कहने वाला पहला गैर अरब मुल्क था। लेकिन बाद में युद्ध हुए और इजराइल इलाके कब्जाता गया। फिर 1964 में 28 मई को पैलेस्टाइन की कई सारी पार्टियां एक साथ आईं और PLO बनाया, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और पैलेस्टाइन के लोगों के मुद्दे उठाने लगा, इजराइल के साथ संघर्ष करने लगा। शुरुआत में PLO काफ़ी हिंसक था। इससे जुड़े हुए एक ग्रुप ने 1972 के ओलंपिक्स में इजराइल के 11 एथलीट्स और कोचेस को म्यूनिख में मार डाला था और भी कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया था। लेकिन इसके बाद इसके लीडर्स ने बातचीत करनी शुरू की। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से और 1974 में जब यूनाइटेड नेशंस ने PLO को पैलेस्टाइन की जनता का रिप्रेजेंटेटिव माना और इसे मान्यता दी, रिकॉग्नाइज किया, तो तुरंत इंडिया ने भी PLO को रिकॉग्नाइज कर लिया था, जबकि इजराइल तब तक PLO को एक आतंकवादी गुट ही मानता था। इससे पहले जब 1967 में तीसरा अरब इजराइल वॉर हुआ था तो भी इंडिया ने इजराइल का विरोध किया था और इजराइल को कहा था कि वो जीती हुई जमीन से पीछे हट जाए। इसके बाद अक्टूबर 1973 में योम किपुर वॉर के बाद भी भारत ने इजराइल से कहा था कि वो जीती हुई जमीन को वापस कर दे। इंडिया ने 1974 में न केवल PLO को रिकॉग्नाइज किया था बल्कि आर्थिक मदद भी भेजी थी। PLO के लीडर्स को इंडिया बुलाया भी था और जवाहरलाल नेहरू ने तो 1947 में ही UN के 2 स्टेट प्लान के बाद ही बयान दिया था, जिसका मतलब ये था कि पैलेस्टाइन मूल रूप से अरब देश है और पैलेस्टाइन के अरब मूल के लोगों की ज़मीन छीनकर जूस के लिए होमलैंड नहीं बनाया जाना चाहिए। यहाँ याद दिला दूं कि नेहरू की इसमें कोई गलती नहीं थी। भारत देश गुटबाजी से हमेशा दूर रहा है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करता है हमेशा से, एक देश के पीछे पीछे घूमने से बचता रहा है, अपना इंटरेस्ट देखता है, अपने लोगों के बारे में सोचता है। लेकिन फिर भी 1988 में स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने वाला देश भारत था। हमने इजराइल बनने के बाद भी उसे 1950 में एक देश के रूप में मान्यता तो दे दी थी, लेकिन 1992 तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रखे थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मुताबिक अभी तक 20 बार पैलेस्टाइन के नेता इंडिया आ चुके हैं। मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते भी एक विजिट की है पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने। तो हमारा स्टैंड क्लियर रहा है कि भारत हिंसा करने वालों का साथ नहीं देता है, इसलिए हमास के हमले को भी हमने गलत ठहराया था और जब इजराइल ने गजा में एक अस्पताल पर हमला किया तो उसका भी विरोध किया। इससे पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनियों को हक मिलने और इजराइल को कब्जाई जमीन से हटने की बात की थी। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि पैलेस्टाइन के लोगों की जमीन इजराइल के लोगों ने कब्जाई है। जितनी जमीन UN के पार्टीशन प्लान में थी उससे भी ज्यादा जमीन हथियाई हुई है। ऐसे में गलत का समर्थन क्यों करना? इसलिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जाकर भारत ने पिछले महीने UN में वोटिंग की है पैलेस्टाइन को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होना चाहिए या नहीं। इसे लेकर पिछले महीने की 10 तारीख को, मई 10 को वोटिंग हुई। इजराइल और अमेरिका सहित 9 देश ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि पैलेस्टाइन को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनाया जाए, लेकिन इंडिया के साथ साथ 143 और देशों ने माना कि पैलेस्टाइन को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनाया जाना चाहिए। अभी मेंबर तो नहीं बना है, लेकिन पैलेस्टाइन क्वालिफाई जरूर कर गया है और मेंबर बनाया जा सकता है। इंडिया ने सिफारिश की है कि सिक्योरिटी काउंसिल इस मामले पर एक बार फिर से सोचे। तो दोस्तों, इंडिया का स्टैंड पैलेस्टाइन की तरफ झुक रहा है और उसकी वजहें भी हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, कई बार सुनने को मिलता है कि इजराइल से हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, इतने बिलियन डॉलर का हथियार मिलता है। ऐसे में कई लोग पैलेस्टाइन की इंपॉर्टेंस को हल्के में ले लेते हैं। दोस्तों, इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, सबसे जवान और कई मामलों में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला देश है। इसलिए इसके इंटरनेशनल इश्यूज़ पर एक एक कदम पर सबकी नज़र रहती है और इजराइल पैलेस्टाइन का मामला तो है ही बहुत सेंसिटिव। तो हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ रहेंगे, लेकिन फिर भी हम पैलेस्टाइन के कॉज को सपोर्ट करते हैं। उसकी कई वजहें हैं। पहली वजह है हमारे देश की एक बड़ी आबादी, लगभग 1,34,00,000 से भी ज़्यादा लोग गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं, काम करते हैं और अपनी कमाई इंडिया में लाते हैं। 22 बिलियन अमेरिकन डॉलर से भी ज़्यादा पैसा गल्फ के देशों से भारत में आता है, जिससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, जबकि इंडिया और इजराइल के बीच ट्रेड 10 बिलियन के आसपास का ही है। अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि गल्फ कंट्रीज से आई कमाई का पैलेस्टाइन से क्या लेना देना। तो दोस्तों, बात यह है कि बहुत सारे अरब देश सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि हमास ने इस जंग की शुरुआत की थी और उसने पहले सिविलियंस को मारा था और हमास की सिर्फ गजा पट्टी वाले इलाके में चलती है, वेस्ट बैंक वाले इलाके में नहीं। और इजराइल पैलेस्टाइन का मुद्दा हमास और गजा से काफ़ी बड़ा है, यहाँ तक कि जो अमेरिका के साथ हैं वो अरब देश भी मानते हैं कि ज़मीन पैलेस्टाइन के लोगों की ही है और वहाँ पर शांति चाहते हैं, वो युद्ध नहीं। और भले ही वो देश इजराइल पैलेस्टाइन के मामले में ना कूदें, लेकिन अगर इंडिया प्रो इजराइल हो जाएगा पूरी तरह से तो ये देश हो सकता है कि धीरे धीरे भारतीय मजदूरों को बाहर करना शुरू कर दें, उनकी कमाई पर भी
जिसकी वजह से असर होगा और हमारी इकॉनमी पर। दूसरी वजह है चाइना। पिछले कुछ सालों से अमेरिका की तरह ही चाइना भी मिडल ईस्ट में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, देशों के साथ समझौता कर रहा है और मिडल ईस्ट का बड़ा भाई बनना चाहता है। अभी हाल ही में ईरान और सऊदी अरब के बीच एक डील में चीन ने अहम भूमिका निभाई थी। एक तरह का इंडिया और चीन के बीच कंपटीशन चल रहा है रीजन में कि कौन आगे निकलता है। इसलिए भारत मिडिल ईस्ट के देशों की नज़र में बिल्कुल भी बुरा नहीं बनना चाहता है। तीसरी वजह है डीजल, पेट्रोल और गैस, जो हमें इन्हीं देशों से मिलता है। इसलिए भी इंडिया का अप्रोच हमेशा से बहुत बैलेंसिंग वाला रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के साथ, क्योंकि हमारा एनर्जी सेक्टर पूरी तरह से इन्हीं पर डिपेंडेंट है। ये 3 वजहें हैं जो हमारा देश ध्यान रखता है इजरायल और पैलेस्टाइन के मामले पर कोई भी स्टैंड लेने से पहले। अब बात कर लेते हैं इजरायल की। क्यों इजरायल के साथ भी पूरी तरह कट ऑफ नहीं करना चाहता है इंडिया? दोस्तों, 1950s और 1960s के टाइम पर हमारा देश जब आज़ाद हुआ ही था, तब एंटी कॉलोनियल और प्रो पैलेस्टाइन एजेंडा हमें सूट करता था। अंग्रेज़ों ने हम पर भी राज किया था और पैलेस्टाइन की ज़मीन जूस को सौंपने का काम भी इन्होंने ही किया था। इसलिए हम इजरायल का विरोध करते रहे ताकि अरब मुस्लिम देशों से हमें तेल भी मिलता रहे और कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान का सपोर्ट वो लोग ना करने लग जाएं। लेकिन जैसे जैसे रशिया कमज़ोर हुआ, हमारा देश यूएसए की पॉलिसीज़ के साथ खड़ा होने लगा। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और 1992 में हमारे देश ने इजरायल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू किए, ट्रेड शुरू किया, जो कि आज $10 बिलियन के आसपास हो गया है। डिफेंस ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है हमारे बीच। इजरायल के डिफेंस हार्डवेयर का सबसे बड़ा खरीदार है भारत। इंडिया को ज़रूरत है इजरायली हथियारों की ताकि वो अपने चीन जैसे पड़ोसी को काबू में रख सके। और क्योंकि अमेरिका और इजरायल की चीन से नहीं बनती है, तो इंडिया इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है। जैसे दृष्टि 10 स्टारलाइनर, ये इजरायल से मिला UAV है, एक तरह का ड्रोन है जो नेवी के लिए सर्विलांस करने और 450 किलो तक का पेलोड कैरी कर सकता है और 36 घंटे तक लगातार उड़कर दुश्मनों पर नज़र रख सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया उन इस्लामी मुल्कों से बहुत बेहतर है जो गजा में हो रहे जुल्म पर चुप हैं और इजरायल का विरोध नहीं कर रहे हैं अमेरिका के डर से। भारत ने पहले गजा में मदद भेजी, PM ने भी ट्वीट किया था और अब इंटरनेशनल लेवल पर भी खुलकर बोला है इंडिया। तो ये तो हो गई जियोपॉलिटिक्स की बात कि कौन सा देश कितना ज़रूरी है हमारे लिए। अब बात करते हैं कि आखिर बीजेपी और RSS के कुछ लोग जिनको जियोपॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, ना ही जानकारी है, वो फर्जी में ही आई स्टैंड विद इजराइल क्यों करते रहते हैं। दोस्तों, वक्त था वर्ल्ड वॉर 2 का, जब हिटलर ने जर्मनी में बसे जूस यानी यहूदियों को सारी समस्या की जड़ मानकर उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। इनको तरह तरह की यातनाएं दी गईं। हिटलर ने जूस को सताने का हर बर्बर तरीका चुना और जो लोग आज इन इजरायली जूस के दीवाने हैं, इसी RSS के लोग तब हिटलर के दीवाने थे। जब वो इन जूस पर अत्याचार कर रहा था, तब ये खुलकर हिटलर का सपोर्ट कर रहे थे और मानते थे कि हिटलर इन जूस के साथ सही कर रहा है। और तो और हिटलर की देखा देखी ही इंडिया में उसी तरह के विचार, ड्रेस, तरीका, एक कम्युनिटी के लोगों से नफरत करना, देश में सभी समस्याओं का जिम्मेदार एक तबके के लोगों को मानना शुरू कर दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये लोग इजरायल के फ़ैन हो गए? ऐसा भी नहीं है कि जूस और हिंदू में कोई समानता है। इजरायल के जू या फिर यहूदी, इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी बहुत सारे बीजेपी RSS की मानसिकता वाले लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जबकि हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं मगर जूस मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। जूस का खतना होता है, हिंदुओं में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्या किया है इजरायल ने जो RSS के लोग आई स्टैंड विद इजराइल करने लग जाते हैं? बिल्कुल साफ बात यह है कि RSS मुस्लिमों से नफरत करता है और इजरायली पैलेस्टाइन के मुस्लिमों को सताते हैं। सिर्फ यही एक वजह है। चाहे हिटलर हो या फिर इजराइल, जो भी दूसरों को सताएगा ये उसके पीछे हो लेंगे। और ये बताओ कि अगर दुनिया में हिंदुओं के साथ कहीं जुल्म होता है और हमारे देश के हिंदू उसके साथ खड़े होते हैं, तो क्या वो हिंदू देशद्रोही कहे जाएंगे? मैंने जैसे पाकिस्तानी हिंदुओं की कहानी अपने इस वीडियो में बताई है, तो क्या मैं देशद्रोही हो जाता हूँ? नहीं ना। जुल्म किसी पर भी हो, कहीं भी हो, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने रोहिंग्या मुसलमानों पर वीडियो बनाया तो लोग मुझे देशद्रोही कहने लगे। इसी तरह कोई इंडियन मुस्लिम पैलेस्टाइन के मुसलमानों के सपोर्ट में बोल दे, ऑल आइज ऑन रफा का स्टेटस लगा दे, तो उसे देशद्रोही कहा जा रहा है, जबकि मुस्लिमों की अलग-सा मस्जिद वहाँ पर है जो इस्लाम में दूसरी सबसे मुकद्दस मस्जिद मानी जाती है। तो जब हिंदुओं की बात करके देशद्रोही नहीं बन जाते हैं, तो मुस्लिम मुसलमानों की आवाज़ उठाकर कैसे देशद्रोही हो जाते हैं? फिर कहते हैं कि मुस्लिमों के तो इतने देश हैं, तो हिंदुओं का भी तो एक और देश है, नेपाल। अपना घर बार छोड़कर जाओगे नेपाल में बसने? नहीं ना। जैसे आप और हम पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हिंदुओं के सताए जाने पर महसूस करते हैं, ख़राब महसूस करते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। अभी हाल ही में अबू धाबी में एक मंदिर बनाया गया था, तो उसकी भी खुशी मनाई थी।
भारतीय मूल का रचिन रविंद्र या केशव महाराज जैसा कोई खिलाड़ी खेलते हुए देखते हैं, उसे हिंदू धर्म में आस्था रखते हुए देखकर हिंदुओं को खुशी होती है, ठीक उसी तरह मुस्लिम्स भी पैलेस्टाइन के लोगों पर जुल्म होते देखकर आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि कल्चर एक है। हम सब खुशी में शामिल ना हो, लेकिन कम से कम जुल्म के खिलाफ तो ज़रूर एकजुट हो जाएं। तो दोस्तों, ये वही नाजीवादी मानसिकता है कि बस एक धर्म के लोग रहें। अब इनको समझ नहीं आता है या दूसरों की गलतियों से सीखते नहीं है कि हिटलर ने ऐसी कोशिश की थी और वो बुरी तरह फेल रहा था, और मरने के इतने सालों बाद भी लोग उससे नफरत करते हैं। लेकिन अब कौन समझाए, वही फेल्ड कॉन्सेप्ट होने का ना जाने कौन सा शौक सवार है। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंडिया न केवल पैलेस्टाइन बल्कि अब तो ईरान से भी दोस्ती मजबूत करने में लग गया है, जबकि ईरान खुलकर पैलेस्टाइन का सपोर्ट करता रहा है, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ रहा है। आइए इसकी वजह भी जान लेते हैं। पिछले दिनों खबर आई कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। इसके बाद इंडिया के झंडे को उनके सम्मान में नीचे फहराया गया था और भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर उनको याद किया था, दुख जताया था। इससे पहले 14 मई 2024 को $370 मिलियन खर्च किए इंडिया ने, ताकि ईरान का चाबार पोर्ट डेवलप हो, फंक्शनल हो, और इस पोर्ट को अगले 10 साल तक इंडिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के देश और यूरोप तक ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करेगा। अभी सेंट्रल एशिया के साथ भारत का ट्रेड काफ़ी कम है, क्योंकि सिल्क रूट बंद है। पाकिस्तान अपने रूट का इस्तेमाल नहीं करने देता है इंडिया को ट्रेड करने के लिए। उसने अपना ग्वादर पोर्ट चाइना को दे रखा है, जिससे वो इलाके में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम चला रहा है, और इंडिया भी इसे टक्कर देने के लिए ईरान के पोर्ट का सहारा लेगा अब। लेकिन इंडिया के इस कदम से अमेरिका बहुत नाराज़ है। मतलब कि अमेरिका वाले हमारे देश पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं अगर हमने ईरान से नज़दीकियां बढ़ाई तो। लेकिन अमेरिका कितना मतलबी है वो ये देखिए कि पहले जब अफगानिस्तान में उसकी सेनाएं थीं, तब उसने इंडिया को इस डील के लिए नहीं रोका था, क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान में भी इस रूट के जरिए काम करना चाहता था, जिससे अमेरिका का फायदा होता। लेकिन जैसे ही अमेरिका वहां से भागा है, तब से वो इस डील का विरोध कर रहा है। अब इंडिया का काम है कि वो अमेरिका को समझाए कि चीन के प्रभाव को इलाके में कम करने के लिए इंडिया का होना, वहाँ ट्रेड करना ज़रूरी है। लेकिन अमेरिका तुरंत मान जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है, क्योंकि इस साल अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में बाइडेन सरकार किसी को ये कहने का मौका नहीं देना चाहती है कि उनकी सरकार ईरान के मामले पर कड़े कदम नहीं उठा रही है। देखते हैं कि आगे क्या इंडिया अपने इस बैलेंस को बनाए रख पाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि पहले भले ही इंडिया इसराइल का सपोर्ट करता दिख रहा था, लेकिन अब हालात काफ़ी बदल गए हैं। ऑल आइज ऑन रफा वाले पोस्टर वायरल हुए थे, तब रफा में इसराइल की बमबारी की भी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से निंदा की गई थी। पिछले साल ही 22 अक्टूबर 2023 को एक प्लेन भरकर मदद भेजी थी। फिर 12 नवंबर 2023 को वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स में इजरायली सेटलमेंट की निंदा की थी। 13 दिसंबर 2023 को गजा में सीज फायर के लिए वोट किया था। फिर 22 दिसंबर को पैलेस्टाइन के सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट के रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट किया था। फिर अभी यूएन में पैलेस्टाइन के लिए फुल मेंबरशिप के लिए भी सपोर्ट किया है, जो ये दिखाता है कि भारत जुल्म करने वालों का साथ नहीं देगा। और ये वीडियो उन लोगों को भी देखना चाहिए जो ये सोचते हैं कि इंडिया इजराइल के पीछे पीछे घूमता है और अपनी मुस्लिम नफरती मानसिकता की वजह से इजराइल का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले रियासी जिले में आतंकवादी हमले में मारे गए तीर्थयात्रियों को श्रद्धांजलि देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी सेनाएं चुन चुनकर इन आतंकियों को खोज निकालेंगी और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगी। काम जारी है। इन मासूमों को न्याय मिलेगा। बेगुनाहों की जान दुनिया में कहीं भी जाए, उसके खिलाफ खूब लिखिए, खूब बोलिए। धर्म के चश्मे से नहीं, इंसानियत के चश्मे से दुनिया देखिए। अच्छे बुरे लोग दुनिया के हर कोने में, हर जाति में, हर धर्म में होते हैं। इसलिए बुरे लोगों का साथ कभी मत दीजिए, उनके साथ कभी मत खड़े हुए, चाहे वो आपका धर्म का हो, चाहे वो आपकी जाति का हो। आप हम बदलेंगे तो ही दुनिया बदलेगी, खूबसूरत बनेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मदद करना चाहते हैं तो थैंक्स भेज दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।